नमस्कार। आज फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। इस कहानी का नाम है सभ्यता का रहस्य। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए कहानी सुनते हैं। यह तो मेरी समझ में दुनिया की 1000 बातें नहीं आती। जैसे लोग प्रातःकाल उठते ही बालों पर छुरा क्यों चलाते हैं? क्या अब पुरुषों में भी इतनी नजाकत आ गई है कि बालों का बोझ उनसे भी नहीं संभलता? एक साथ ही सभी पढ़े लिखे आदमियों की आंखें इतनी कमज़ोर क्यों हो गई है? दिमाग की कमजोरी ही इसका कारण है या और कुछ? लोग किताबों के पीछे इतने हैरान क्यों होते हैं? सवाल बहुत है, लेकिन इस समय मुझे इन बातों से मतलब नहीं। मेरे मन में एक नया प्रश्न उठ रहा है और उसका जवाब मुझे कोई नहीं देता है। प्रश्न यह है कि सभ्य कौन है और असभ्य कौन? सभ्यता के लक्षण क्या है? ससरी नज़रिए से देखिए तो इससे ज़्यादा आसान और कोई सवाल ही नहीं होगा। बच्चा बच्चा इसका समाधान कर सकता है। लेकिन ज़रा गौर से देखिए तो प्रश्न इतना आसान नहीं जान पड़ता। अगर कोट पतलून पहनना, टाई हेड कॉलर लगाना, मेज पर बैठकर खाना खाना, दिन में 13 बार कोको या चाय पीना, यही सब सभ्यता है, तो उन गोरों को भी सभ्य कहना पड़ेगा जो सड़क पर शाम को कभी कभी टहलते नजर आते हैं। शराब के नशे से आंखें सुर्ख, पैर लड़खड़ाते हुए रास्ता चलने वाले को अनायास छेड़ने की धुन। क्या उन गोरों को सभ्य कहा जा सकता है? कभी नहीं। तो यह सिद्ध हुआ कि सभ्यता कोई और ही चीज़ है। उसका देश से इतना संबंध नहीं जितना मन से। मेरे इने गिने मित्रों में एक रतन किशोर भी हैं। आप बहुत ही सहृदय, बहुत ही उदार, बहुत अधिक शिक्षित और एक बड़े ओहदेदार हैं। बहुत अच्छा वेतन पाने पर भी उनकी आमदनी खर्च के लिए काफ़ी नहीं होती। 1/4 वेतन तो बंगले को ही भेंट हो जाती है। इसलिए आप बहुधा चिंतित रहते हैं। रिश्वत तो नहीं लेते? कम से कम मैं नहीं जानता, हालांकि कहने वाले कहते हैं। लेकिन इतना जानता हूँ कि वह भत्ता बढ़ाने के लिए दौरे पर बहुत रहते हैं। यहाँ तक कि इसके लिए हर साल बजट की दूसरी मद से रुपए निकालने पड़ते हैं। उनके अफसर कहते हैं, इतने दौरे क्यों करते हो? तो जवाब देते हैं, इस जिले का काम ही ऐसा है कि जब तक खूब दौरे न किया जाए रियासत शांत नहीं रह सकती। लेकिन मज़ा तो यह है कि राय साहब उतने दौरे वास्तव में नहीं करते जितने कि अपने रोजाना मचे में लिखते हैं। उनके पड़ाव शहर से 50 मील पर होते हैं। खेमे वहाँ गड़े रहते हैं, कैंप के अमले वहाँ पड़े रहते हैं और राय साहब घर पर मित्रों के साथ गपशप करते रहते हैं। पर किसी की मजाल है कि राय साहब की नेक नियति पर संदेह कर सके। उनके सभ्य पुरुष होने में किसी को शंका नहीं हो सकती। एक दिन मैं उनसे मिलने गया। उस समय वह अपने घसियारे दमड़ी को डांट रहे थे। दमड़ी दिन रात का नौकर था, लेकिन घर रोटी खाने जाया करता था। उसका घर थोड़ी ही दूर पर एक गाँव में था। कल रात को किसी कारण से वह नहीं आ सका था, इसलिए डांट पड़ रही थी। राय साहब कहते हैं दमड़ी से, जब तुम्हें दिन रात के लिए रखे हुए हैं तो तुम घर पर क्यों रहे? कल के पैसे काट लिए जाएंगे। दमड़ी बोलता है, हुजूर एक मेहमान आ गए थे, इसी से नहीं आ सका। राय साहब कहते हैं, तो कल के पैसे उसी मेहमान से ले लेना। दमड़ी बोलता है, सरकार अब कभी ऐसी खता नहीं होगी। इस पर राय साहब गर्म होकर बोलते हैं, बक बक मत करो। दमड़ी कहता है, हुजूर। फिर राय साहब बोलते हैं, 2 रुपये जुर्माना हुए। दमड़ी रोता हुआ चला गया। रोजा बक्साने आया था, नमाज गले पड़ गई, 2 रुपया जुर्माना टूट गया। खता यही थी कि बेचारा कसूर माफ़ कराना चाहता था। यह एक रात को गैर हाजिर होने की सज़ा थी। बेचारा दिन भर का काम कर चुका था, रात को यहाँ सोया न था, उसका दंड। और घर बैठे भत्ते उड़ाने वालों को कोई कुछ नहीं पूछता, कोई दंड नहीं देता। दंड तो मिले और ऐसा मिले कि ज़िंदगी भर याद रहे, पर पकड़ना तो मुश्किल है। दमड़ी भी अगर होशियार होता तो जरा रात रहे आकर कोठरी में सो जाता। फिर किसे खबर होती कि वह रात को कहाँ रहा? पर गरीब इतना चंट न था। दमड़ी के पास कुल 6 बिस्वे जमीन थी, पर इतने ही प्राणियों का खर्च भी था। उसके 2 लड़के, 2 लड़कियाँ और स्त्री सब खेत में लगे रहते थे। फिर भी पेट भर की रोटियाँ नहीं मैसकर होती थी। इतनी ज़मीन क्या सोना उगल देती? अगर सबके सब घर से निकल कर मजदूरी करने लगते तो आराम से रह सकते थे। लेकिन मौरूसी किसान मजदूर कहलाने का अपमान सह नहीं सकता था। इस बदनामी से बचने के लिए 2 बैल बांध रखे थे। उसके वेतन का बड़ा भाग बैलों के दाने चारे में ही उड़ जाता था। ये सारी तकलीफें मंजूर थी, पर खेती छोड़कर मजदूर बनना मंजूर न था। किसान की जो प्रतिष्ठा है वह कहीं मजदूर की हो सकती है, चाहे वह रुपया रोज ही क्यों न कमाए। किसान के साथ मजदूरी करना इतने अपमान की बात नहीं। द्वार पर बंधे हुए बैल उनकी मान रक्षा किया करते हैं, पर बैलों को बेचकर फिर कहाँ मुंह दिखाने की जगह रह सकती है। एक दिन राय साहब उसे सर्दी से कांपते देखकर बोले,
कपड़ा क्यों नहीं बनवाता? क्यों काँप रहा है? दमड़ी बोलता है, सरकार पेट की रोटी तो पूरी नहीं पड़ती, कपड़े कहाँ से बनवाऊँ? राय साहब कहते हैं, बैलों को बेच क्यों नहीं डालता? सैकड़ों बार समझा चुका, लेकिन न जाने इतनी मोटी सी बात तेरी समझ में नहीं आती। दमड़ी कहता है, सरकार बिरादरी में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा, लड़की की सगाई न हो पाएगी, टाट बाहर कर दिया जाऊँगा। राय साहब कहते हैं, इन्हीं हिमाकतों से तुम लोगों की यह दुर्गति हो रही है। ऐसे आदमियों पर दया करना भी पाप है। क्यों मुंशी जी, इस पागलपन का कोई इलाज है? जारो मर रहे हैं पर दरवाजों पर बैल जरूर बांधेंगे। मैंने कहा, जनाब यह तो अपनी अपनी समझ है। राय साहब कहते हैं, ऐसी समझ को दूर से ही सलाम कीजिए। मेरे यहाँ कई पुश्तों से जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता था, कई हजार रुपयों पर पानी पड़ जाता था, गाना होता था, दावतें होती थी, रिश्तेदारों को न्योता दिए जाते थे, गरीबों को कपड़े बांटे जाते थे। वालिद साहब के बाद पहले ही साल मैंने उत्सव बंद कर दिया। फायदा क्या? मुफ्त में 4-5 हजार रुपये की चपत पड़ती थी। सारे कस्बे में बेवला मचा, आवाज़ें कसी गई, कहाँ किसी ने ईसाई बनाया। लेकिन यहाँ इन बातों की क्या परवाह। आखिर थोड़े ही दिनों में सारा कोलाहल शांत हो गया। अजी बड़ी दिल लगी थी। कस्बे में किसी के यहाँ शादी है तो लकड़ी मुझसे लो, पुश्तों से यह रस्म चली आती थी। वालिद तो दूसरों से दरख्त मोल लेकर इस रस्म को निभाते थे। थी हिमाकत या नहीं? मैंने फौरन लकड़ी देना बंद कर दिया। इस पर भी लोग बहुत रोए धोए, लेकिन दूसरों का रोना धोना सुनूं या अपना फायदा देखूं? लकड़ी से ही कम से कम 500 सालाना की बचत तो हो गई। अब कोई भूलकर भी इन चीज़ों के लिए मुझे दिक करने नहीं आता। मेरे दिल में फिर सवाल पैदा हुआ, दोनों में कौन सा भय है? कुल प्रतिष्ठा का प्राण देने वाला मूर्ख दमड़ी, या धन पर कुल मर्यादा की बलि देने वाला राय रतन किशोर? राय साहब के इजलास में एक बड़े मार्के का मुकदमा पेश था। शहर का एक रईस खून के मामले में फंस गया था। उसकी जमानत के लिए राय साहब की खुशामदें होने लगी। इज्जत की बात थी। रईस साहब का हुक्म था कि चाहे रियासत बिक जाए पर इस मुकदमे से बेदाग निकल जाऊं। डालियाँ लगाई गई, सिफारिशें पहुंचाई गई, पर राय साहब पर कोई असर न हुआ। रईस के आदमियों को प्रत्यक्ष रूप से रिश्वत की चर्चा करने की हिम्मत न पड़ती थी। आखिर जब कोई बस न चला तो रईस की स्त्री ने राय साहब की स्त्री से मिलकर सौदा पटाने की ठानी। रात के 10 बजे थे। दोनों महिलाओं में बातें होने लगी। 20 हजार की बातचीत थी। राय साहब की पत्नी तो इतनी खुश हुई कि उसी वक्त राय साहब के पास दौड़ी हुई आई और कहने लगी, ले लो, तुम न लोगे तो मैं लूँगी। राय साहब ने कहा, इतनी बेसब्र न हो, वह तुम्हें अपने दिल में क्या समझेगी? कुछ अपनी इज्जत का भी ख्याल है या नहीं? माना की रकम बड़ी है और इससे मैं एक बारगी तुम्हारे आए दिन की फरमाइशों से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन एक सिविलियन की इज्जत भी तो कोई मामूली चीज़ नहीं है। तुम्हें पहले बेगड़ कर कहना चाहिए था कि मुझसे ऐसा बेहुदा बातचीत करनी हो तो यहाँ से चली जाओ, मैं अपनी कानों से नहीं सुनना चाहती। स्त्री बोलती है, यह तो मैंने पहले ही किया। बिगड़ कर खूब खड़ी खटी सुनाई। क्या इतना भी नहीं जानती? बेचारी मेरी पैरों में सर रख कर रोने लगी। राय साहब बोलते हैं, यह कहा था कि राय साहब से कहूँगी तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। यह कहते हुए राय साहब ने गदगद होकर पत्नी को गले लगा लिया। स्त्री कहती है, अजी मैं न जाने कितनी ही बातें कह चुकी, लेकिन किसी तरह टाले न टलती, रो रो कर जान दे रही है। राय साहब कहते हैं, उससे वादा तो नहीं कर लिया? स्त्री बोलती है, वादा? मैं तो रुपये लेकर संदूक में रखाई, नोट थे। राय साहब बोलते हैं, इतनी ज़बरदस्त अहमक हो, न मालूम इस पर तुम्हें कभी समझ देगा या नहीं। स्त्री कहती है, अब क्या देगा? देना होता तो देना दी होती। राय साहब कहते हैं, हाँ मालूम तो ऐसा ही होता है, मुझसे कहा तक नहीं और रुपये लेकर संदूक में दाखिल कर लिए। अगर किसी तरह बात खुल जाए तो कहीं का न रहूं। स्त्री बोलती है, तो भाई सोच लो, अगर कुछ गड़बड़ हो तो मैं जाकर रुपये लौटा दूं। राय साहब कहते हैं, फिर वही हिमाकत। अरे अब जो कुछ होना था वह हो चुका, इस पर भरोसा करके जमानत लेनी पड़ेगी। लेकिन तुम्हारी हिमाकत में शक नहीं। जानती हो यह सांप के मुंह में उंगली डालना है। यह भी जानती हो कि मुझे ऐसी बातों से कितनी नफरत है, फिर भी बेसब्र हो जाती हो। अब की बार तुम्हारी हिमाकत से मेरा वर्थ टूट रहा है। मैंने दिल में ठान लिया था कि अब इस मामले में कभी हाथ न डालूंगा, लेकिन तुम्हारी हिमाकत के मारे मेरे कुछ चलने भी पाए। स्त्री कहती है, मैं जाकर लौटाए देती हूँ। राय साहब बोलते हैं, और मैं जाकर जहर खा लेता हूँ। इधर तो स्त्री पुरुष में यह अभिनय हो रहा था, उधर दमड़ी उसी वक्त अपने गांव के मुखिया के खेत से जुआर काट रहा था। आज वह रात भर की छुट्टी लेकर घर आया था। बैलों के लिए चारे का एक दिन का भी नहीं है। अभी वेतन मिलने में कई दिन की देर थी। मोल ले न सकता था। घर वालों ने दिन को कुछ घास छिलकर खिलाई तो थी, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरा, उतनी घास से हो क्या सकता था? दोनों बैल भूखे खड़े थे।
दमड़ी को देखते ही दोनों पूंछें खड़ी करके हुकारने लगे। जब वह पास गया तो उनकी हथेलियां चाटने लगे। बेचारा दमड़ी मन मसोर कर रह गया। सोचा इस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता, सवेरे ही कुछ उधार लेकर चारा लाऊंगा। लेकिन 11 बजे रात को जब उसकी आंखें खुली तो देखा कि दोनों बैल अभी तक नाद पर खड़े हैं। चांदनी रात थी। दमड़ी को जान पड़ा कि दोनों उसकी ओर अपेक्षा और याचना की दृष्टि से देख रहे हैं। उनकी सुधा वेदना देखकर उनकी आंखें सजल हो आई। किसान को अपने बैल अपने लड़कों की तरह प्यारे होते हैं। वह उन्हें पशु नहीं, अपना मित्र और सहायक समझता है। बैलों को भूखे खड़े देखकर नींद आंखों से भाग गई। कुछ सोचता हुआ उठा, हंसिया निकाली और चारे की फिक्र में चला। गांव के बाहर बाजरे और ज्वार की खेत खड़े थे। दमड़ी के हाथ कांपने लगे, लेकिन बैलों की याद ने उसे उत्तेजित कर दिया। चाहता तो कई बोझ काट सकता था, लेकिन वह चोरी करते हुए भी चोर न था। उसने केवल उतना ही चारा काटा जितना बैलों को रात भर के लिए काफी हो। सोचा अगर किसी ने देख भी लिया तो उससे कह दूंगा बैल भूखे थे इसलिए काट लिया। उसे विश्वास था कि थोड़े से चारे के लिए कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। मैं कुछ बेचने के लिए तो काट नहीं रहा हूँ, फिर ऐसा निर्दयी कौन है जो मुझे पकड़ ले। बहुत करेगा, अपने दाम ले लेगा। उसने बहुत सोचा। चारे का थोड़ा होना ही उसे चोरी के अपराध से बचाने को काफी था। चोर उतना करता जितना उसे उठ सकता। उसे किसी के फायदे और नुकसान से क्या मतलब। गाँव के लोग दमड़ी को चारा लिए जाते देखकर बिगड़ते जरूर, पर कोई चोरी के इल्जाम में न फंसाता। लेकिन संयोग से हल्के के थाने का सिपाही उधर आ निकला। वह पड़ोस के एक बनिए के यहाँ जुआ होने की खबर पाकर कुछ ऐंठने की टोह में आया था। दमड़ी को चारा सिर पर उठाते देखा तो संदेह हुआ। इतनी रात गए, कौन चारा काटता है? हो न हो कोई चोर ही काट रहा है। डांटकर बोला, कौन चारा लिए जाता है? खड़ा रह। दमड़ी ने चौकर पीछे देखा तो पुलिस का सिपाही। हाथ पांव फूल गए। कांपते हुए बोला, हुजूर थोड़ा सा ही काटा है, देख लीजिए। सिपाही बोलता है, थोड़ा काटा हो या बहुत, यह तो चोरी हुई ना। खेत किसका है? दमड़ी बोलता है, बलदेव महतो का। सिपाही ने समझा था शिकार फांसा, इससे कुछ ऐठूंगा। पकड़कर गांव लाया और जब वहां भी हत्या चढ़ता न दिखाई दिया तो थाने ले गया। थानेदार ने चालान कर दिया। मुकदमा राय साहब के ही इजलास में पेश किया गया। राय साहब ने दमड़ी को फंसे हुए देखा तो हमदर्दी के बदले कठोरता से काम लिया। बोले, यह मेरी बदनामी की बात है, तेरा क्या बिगड़ा? साल 6 महीने की सजा हो जाएगी। शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ रहा है। लोग यही कहते होंगे कि राय साहब के आदमी ऐसे बदमाश और चोर है। तू मेरा नौकर न होता तो मैं हल्की सजा देता, लेकिन तू मेरा नौकर है इसलिए कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। मैं यह नहीं सुन सकता कि राय साहब ने अपने नौकर के साथ रियायत की। यह कहकर राय साहब ने दमड़ी को 6 महीने की सख्त कैद का हुक्म सुना दिया। उसी दिन उन्होंने खून के मुकदमे में जमानत ले ली। मैंने दोनों वृत्तांत सुने और मेरे दिल में यह ख्याल और भी पक्का हो गया कि सभ्यता केवल हुनर के साथ ऐब करने का नाम है। आप बुरे से बुरा काम करें, लेकिन अगर आप उस पर पर्दा डाल सकते हैं तो आप सभ्य हैं, सज्जन हैं, जेंटलमैन हैं। अगर आप में यह सिफत नहीं तो आप असभ्य है, गवार है, बदमाश है। यही सभ्यता का रहस्य है। धन्यवाद।